2002 देश भर के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा था, बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी डेड एट 69 इयर्स एज। उनकी मौत पर फोर्ब्स ने उन्हें 138th रिचेस्ट आदमी का खिताब दिया पूरे दुनिया में, और अब उनका करोड़ों का शासन उनके दो बेटे मुकेश और अनिल के हाथों में सौंप दिया गया। पर बढ़ते अनबन और झगड़ों की वजह से इस विरासत को दोनों भाइयों में बांटना पड़ गया। बड़े भाई मुकेश के हाथों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, आईपीसीएल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी बड़ी कंपनियां लगी, और छोटे भाई अनिल को मिले रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसे नए और ग्रोइंग कंपनीज। और इसीलिए पूरे देश का यह मानना लाजमी था कि कुछ ही सालों में छोटे भाई का सूरज बड़े से कुछ ज्यादा ही चमकने वाला है। और वाकई में अनिल अंबानी ने बड़े तेजी से प्रगति और विकास की सीढ़ियां चढ़ी। उन्होंने काफी तेजी से अपने व्यवसाय की शुरुआत की और 2008 में ये दुनिया के 6th रिचेस्ट आदमी बन गए। पर इसी के साथ ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक यूथ आइकॉन, पॉलिटिशियन और ऑस्कर विनर भी थे। और इनकी ये शान और शौकत वाली जिंदगी किसी बॉलीवुड स्टार से कम बिल्कुल भी नहीं थी। पर हर एक बॉलीवुड मूवी की तरह इस कहानी में भी अचानक से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट आया। वो एक ही झटके में दुनिया के 6th सबसे अमीर इंसान से बैंकरप्ट यानी कि कंगाल बन गए, और इसी के साथ इस मूवी का हीरो बन गया जीरो। जैसे हम सब जानते हैं, उनकी बस एक ही पहचान रह चुकी है, मुकेश अंबानी का दिवालिया छोटा भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और आज हम अनिल अंबानी के करोड़पति से रोडपति बनने के सफर को जरा समझने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में जानेंगे और इनकी गलतियों से कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे फैसले थे, कौन सी आदतें थी, कौन से काम थे जिन्होंने उनका तेजी से चढ़ता हुआ सूरज अचानक से ढला दिया। और दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया कि अपने छोटे भाई से भी आगे निकल गए और आज वो पूरे दुनिया के 8th रिचेस्ट पर्सन है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को एकदम एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। And without wasting any time, let us get on with our today's video titled अनिल अंबानी कैसे दुनिया के 6th रिचेस्ट इंसान से कंगाल बन गए। एक कम्युनिकेशंस कंपनी खोलना धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों का सपना था, और धीरूभाई अंबानी जी के देहांत के बाद मुकेश अंबानी ने खुद अपने कंधों पर इस सपने के काम को आगे बढ़ाया। और हुआ क्योंकि मुकेश अंबानी ये कंपनी को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके गए। आरकॉम ने पूरे देश भर में सीडीएमए सर्विस प्रोवाइड की, और देखते ही देखते हर दूसरे इंसान के पास रिलायंस के फोन और सिम कार्ड होने लगे। पर दोनों भाई के बीच बंटवारे के वक्त अनिल की आरकॉम की मांग की, और अपने छोटे भाई की खुशी के लिए मुकेश ने उन्हें ये कंपनी सौंप दी। और अब ये तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी अनिल ने हासिल तो कर ली, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा दूसरी चीजों के पीछे भागते रहे, और उन्हें वो वेंचर्स में इन्वेस्ट करना पसंद था जो कम टाइम में अपने प्रॉफिट को डबल कमा सके। पर फ्रेंड्स, एक बात यहां पर आती है और इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, समय एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी चकमा नहीं दे सकता। समय असल में वो चीज होती है जो एक आम इंसान को आम इंसान से धीरूभाई अंबानी बना सकती है। बहुत सारे लोग इसके पीछे की गहराई नहीं समझते, और आज हम वही गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। बात तो ये है ना कि समय एक्चुअली में खुद ये नहीं करता, बल्कि उस समय में आप क्या करते हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। समय की जो मैजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो समझने की कोशिश करो। वो है समय कंपाउंडिंग में हेल्प करता है, समय कंपाउंड करता है चीजों को। और कंपाउंडिंग के बारे में हमने मनी और इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट में बहुत पढ़ा है कि कैसे अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपया भी है और अगर हर दिन वो कंपाउंड होते जा रहा है, तो महीने के एंड तक आपके पास 107 करोड़ 37,41,824 रुपीस होंगे। अनबिलीवेबल, राइट? आई मीन, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि सिर्फ 1 रुपया सिर्फ 31 डेज में इतना बड़ा अमाउंट बनेगा? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन बात यह है ना, जितना पावरफुल असल में समय है, उतने ही बेवकूफ हम हैं। बिकॉज हम ये सिंपल सा फंडा नहीं समझते कि पैसों की तरह ही आपका नॉलेज भी कंपाउंड होता है, एंड एट अ मच फास्टर रेट देन मनी। और अब जरा इमेजिन करो, जितना बड़ा वो अमाउंट था 107 करोड़ वाला, उतना ही बड़ा अगर आपका नॉलेज का भी अमाउंट होता, तो आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ते थे, है ना? रियलिटी इज वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम हर दिन नॉलेज हासिल करने के लिए आखिर करते क्या है? हमें डेली बेसिस में से आखिर नॉलेज आ कहां से रहा है जो कंपाउंड हो सके? नाउ आई नो, आप कहोगे कि यार स्कूल्स में तो रटाते हैं, बस नॉलेज तो मिलता है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर बिठा देती है और सिलेबस रटने के लिए कहेगी, और अगर हम कोई अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं तो वो बुक्स हमेशा इंग्लिश में होती है, जो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। एंड पर ही खत्म नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के अमर सिंह के साथ उनके कनेक्शंस के कारण
अनिल अंबानी राज्यसभा के मेंबर भी बन चुके थे और फिर उसके दूसरे साल ही उन्होंने एडलैब्स फिल्म्स के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद के उसे रिलायंस मीडिया वर्क्स बना डाला और अपने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने के लिए उन्होंने ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर कई सारी फिल्में भी बनाई और उसमें से एक फिल्म लिंकन को 2013 में 2 ऑस्कर्स मिले। पर फिल्मों की दुनिया में उनका शौक इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बिग सिनेमास नाम की मूवी थिएटर चेन शुरू कर दी और बस 3 सालों में उसके 700 से ज्यादा स्क्रीन अक्रॉस इंडिया और इवन बाहर के देशों में भी मौजूद थे। पर अब इस बाहर से दिख रही सफलता के पीछे का मेन सवाल ये था कि ये सारे नए बिजनेसेस शुरू करने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए और कहां से आ रहे थे, क्योंकि उनके मौजूदा जितने भी बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे करके ठप होने की कगार पर थे। और इसका कारण था कि अनिल अंबानी अपने नए नए टेम्पररी शौक से हटकर अपने पुराने कंपनीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जब इन कंपनी से उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा था तो उन्होंने कई जगहों से लोन्स लेकर अपने नए बिजनेसेस शुरू किए और उसी तरह उन्होंने यस बैंक से भी 3000 करोड़ का लोन लिया, जो कि आगे चलकर यस बैंक के डूबने का सबसे बड़ा कारण बना। पर अब इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रखकर ये जानते हैं कि बंटवारे के बाद बड़े भाई मुकेश ने अपनी रियासत के साथ क्या किया। मुकेश अंबानी जी हमेशा अपने भाई से एक कदम आगे रहे, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अपने भाई से टोटली डिफरेंट था। वो उनके पास जो कंपनीज ऑलरेडी थे ना, उन पर वो फोकस करके उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और वो इन कोशिशों में कामयाब भी हो रहे थे। उन्होंने गल्फ ऑयल के साथ एक मार्केटिंग पैक्ट साइन कर लिया, जिसके मुताबिक गल्फ ऑयल इनसे ऑयल लेकर बेचेगा और साथ ही इन्होंने $110 मिलियन का जॉइंट वेंचर दुबई के मैमूथ ग्रुप के साथ भी साइन कर लिया और फिर 2006 में उन्होंने 25,000 करोड़ का रिलायंस फ्रेश ब्रांड शुरू कर दिया, जिसके बाद वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान बन गए। उनके सारे इंडस्ट्रीज अभी काफी ग्रो हो चुके थे और उन्होंने इन सारे कंपनीज को अपना कैश काउ बना दिया था, यानी ऐसे कंपनीज जिनके प्रॉफिट से वो दूसरे वेंचर स्टार्ट कर सकते थे बिना किसी से भी कर्ज लिए। पर खुद के कंपनीज में ध्यान ना देने की वजह से अनिल अंबानी के पास ऐसे कोई कैश काउज नहीं थे और इसी वजह से उन्हें अपने सारे नए बिजनेसेस के लिए कई लोगों से, कई बैंकों से और दुनिया भर से कर्ज उठाना पड़ता था और प्रॉफिट ना आने के कारण वो कर्ज की किस्तें भी नहीं चुका पाए। और फिर क्या, ऐसे में उनके पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वो था अपने कुछ सक्सेसफुल कंपनीज को बेच डालना और वहां से पैसे निकालकर अपने कर्ज चुकाना, जिसके चलते 2014 में उन्होंने बिग सिनेमास के पूरे 700 प्लस स्क्रीन कार्निवल सिनेमास को 710 करोड़ में बेच दिए और 2016 में अपने डीटीएच सर्विस और बिग एफएम के मेजॉरिटी स्टॉक्स जी को 1872 करोड़ रुपीस में बेच दिए। अब दोनों भाइयों के बीच का फर्क यही था कि मुकेश अंबानी ने अपने सारे कंपनीज पर काम किया, मार्केट को स्टडी किया, समय के साथ साथ वो आगे बढ़ते रहे, नॉलेज हासिल किया, वो जिन क्षेत्रों में थे उसकी पूरी जानकारी रखी। पर दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी जो खुद की कंपनीज ही छोड़कर हर बार नए बिजनेसेस में पैसे लगाते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। एक फेल होते ही वो दूसरा नया बिजनेस स्टार्ट कर देते और इस चक्कर में वो कभी भी अपने कंपनीज के मार्केट को स्टडी नहीं कर पाए और समय के साथ ना चलने की वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आरकॉम, जो शुरू हुआ था सीडीएमए के साथ। आरकॉम देश भर में 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था, पर उसके कॉम्पिटिटर्स और पूरी दुनिया 4G की ओर बढ़ रही थी और जिस वजह से कुछ सालों तक तेजी से चलने वाला आरकॉम अब धूल का स्वाद चख रहा था। पर 2006 में तो अनिल अंबानी अपने भाई से भी ज्यादा अमीर थे और इंडिया के 3rd सबसे अमीर आदमी थे। तो क्या उनके दिवालिया होने के पीछे का कारण सिर्फ उनकी एक बिजनेस पर ना टिकने की आदत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक हाथ उनकी रंगीन लाइफस्टाइल का भी था। वो हमेशा बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ पार्टीज और इवेंट्स अटेंड करते हुए दिखाई देते। हफ्ते में 2 बार अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाना उनके रूटीन का एक बड़ा ही मामूली हिस्सा था। पर ऑब्वियसली ये सारी चीजें इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट अनिल अंबानी को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इसीलिए जब एक फंड रेजिंग इवेंट में एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने उनसे ये पूछा कि क्या आप वर्कआउट करते हो, तो उसके बाद अनिल अंबानी एक बहुत ही बड़े फिटनेस फ्रीक बन गए और इसी तरह अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाने के लिए उन्होंने लोन्स पर लोन्स लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि 7,000 करोड़ का बांद्रा सीलिंग ब्रिज और वर्सोवा घाटकोपर का मुंबई मेट्रो। और जब 2006 में उनके बड़े भाई ने दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने की शुरुआत की, तो उन्होंने भी पाली हिल में उससे भी ज्यादा महंगा घर बनाने की ठान ली, जिसकी कीमत उस समय पूरे 5,000 करोड़ थी। उनकी इसी लाइफस्टाइल और सोच की वजह से उन्होंने अपनी काफी संपत्ति यूं ही बैठे बैठे उड़ा दी। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से उनका डाउनफॉल तो शुरू हो ही चुका था, पर उनके करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम किया जियो ने। कैसे? तो भाई हुआ कुछ कि जब दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा था, तब उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी नहीं चाहती थी कि इनमें कोई भी झगड़ा हो, तो इन्होंने इसमें 10 साल का नॉन कॉम्पिटेंसी क्लॉज डाल दिया, जिसके मुताबिक 10 सालों तक दोनों भी भाई अपने भाई के क्षेत्र में दूसरी कंपनी नहीं
नहीं शुरू करेगा और आपस में कंपटीशन नहीं करेगा। पर 10 साल होते ही मुकेश अंबानी ने अपने कम्युनिकेशंस कंपनी के सपने को फिर एक बार साकार करने का मौका दिया और ये आया इंडिया में जियो नेटवर्क। 4G नेटवर्क सस्ते में देने वाले जियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और हम सब इस डिजिटल रेवोल्यूशन के एक पार्ट भी थे। और उसके आने के 3 ही साल बाद आरकॉम की वैल्यू जो कभी 1.65 लाख करोड़ हुआ करती थी वो सीधा 98% गिर गई। इतने लॉसेस में होने के बावजूद भी अनिल अंबानी ने फिर अपना हाथ डिफेंस के क्षेत्र में भी आजमाया और खरीद लिया पिकअप ऑफ मरीन एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग जो कि डिफेंस हथियार बनाते थे। पर डिफेंस के फील्ड में कोई एक्सपीरियंस और नॉलेज ना होने के कारण बस एक ही साल में उनके इस वेंचर की कीमत भी 90% गिर गई, यानी 7,240 करोड़ से सीधा 757 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि नॉलेज की कितनी वैल्यू होती है और हम अपना कितना सारा समय यूं ही ऐसे ही बिता देते हैं।